जुमा 8 दिन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब। आज हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक। बड़ा अहम ऑर्डर आया है। इमरान खान के 9 ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आया है और साइफ़र केस में बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो गया है। इसके अलावा 3 बड़े कौन से काम हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से आम आवाम जो है वो तवक्को लगाए बैठी है, उस पर हम जो है वो बात करेंगे। जी साकिब साहब, इससे पहले कि आप मेरे से सवाल करें, मैं उल्टा आपसे सवाल कर लेता हूँ। साकिब साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम दिन था। वहाँ एक ऑर्डर आना था कि इमरान खान साहब के हवाले से जो बेल पिटीशन के हवाले से कोई ऑर्डर आना है। जी बिल्कुल, कुछ रिजेक्ट हुई थी ना। उसका 9 केसेस थे इमरान खान के खिलाफ। 10 मई को एक था और 14 मई को 2 केसेस थे। इसी तरह 3 एहतजाज के थे और 3 और केसेस। ये 9 मई के केसेस जो है 9 के 9 केसेस, ये कोई इतने भारी भरकम केसेस नहीं है। अगर मेरिट्स पे इन पे अगर होगा फैसला तो इमरान खान के हक में ही रिजेक्ट हुई थी इन केसेस में। इन 9 केसेस में जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो इनकी जमानतें ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, टेक्निकल अदम पैरवी पे। वो हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी जमानतें वहां पे ज़ेर अल्तवा करके, तो आप हाई कोर्ट ऑर्डर करें कि मेरिट पे डिसाइड करें, आप अदम पैरवी नहीं मेरिट पे डिसाइड करें। तो अभी को हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि उनको मेरिट पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे, सुने दोनों फ्री कैन को और उसके बाद जो है वो उसका फैसला करे। और उसमें अब थोड़ा सा रिलीफ इमरान खान को ये मिला है कि इन 9 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी जो है, लेकिन साइफर भी तो टेक्निकल बुनियादों पे नहीं हुई थी। साइफर केस में डिफरेंट नेचर है। वहां पे मेरिट्स को के जो बेल स्टेज के मेरिट्स हैं वो किया गया, बल्कि रिजेक्ट हुई है ना बेल। अभी नीचे से रिजेक्ट हुई है, लेकिन वहां पे इनिशियल स्टेज पे जितने मेरिट्स होने चाहिए वो हुआ था। और अब साइफर में भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वहां पे आज से बाकायदा ट्रायल आगाज हो गया है। 4 अक्टूबर को जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने कहा है कि पेश करें जुडिशल कम्प्लेक्स में। तो ये अटैक मतलब अडियाला जेल में ही हो गई? अडियाला जेल से आज तो ऑर्डर हुआ है, अडियाला जेल से लाइन जुडिशल कॉम्प्लेक्स। अभी तक की जो इतला यही है कि वो अदालत में समाप्त होगी, लेकिन तो कैमरा होगी। अच्छा, ये एक अलकादर केस है जी। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा हारिस वकील थे जी, वो अब डिसोसिएट हो गए लीगल टीम से, और अब अलकादर केस को कौन देख रहा है? उस हवाले से बेल जो है वो रिजेक्ट की जज मोहम्मद बशीर ने, जो नैब का केस है, उस पे क्या पोजीशन है? उसमें जब बेल खारिज हो गई थी अदम पैरवी, तो उस रोज को कोई और वकील जो है पेश हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी जो बुशरा बीबी है उनकी तरफ से लतीफ़ खोसा पेश हो रहे हैं। अच्छा। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग गैर मामूली सी सूरत हाल है और ये समझ नहीं आई, आप थोड़ी सी बल्कि इस पे बात करेंगे कि जो पीटीआई की लीगल टीम है, पिछले दिनों मैंने कहीं लिखा या बोला भी तो उन्होंने बहुत एतराज़ किया कि इमरान खान की दोनों मुकदमात में ज़मानत आज से 1.25 माह पहले खारिज हुई। उन्होंने ये 9 मुकदमात की ज़मानत खारिज होने के फैसले चैलेंज कर लिए, वो 2 चैलेंज नहीं किए। अब सूरत हाल ये है कि अगर इमरान खान की साइफर केस में आज से 4 दिनों बाद जमानत हो जाती है तो उनको नैब गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। पीटीआई की लीगल टीम ने ये दोनों फैसले चैलेंज क्यों नहीं किए, इनका कोई जो जवाब नहीं है। बल्कि जो लीगल टीम है उनके तो बहुत सारे इश्यूज हैं, उन पे थोड़ा सा आप कमेंट करें, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे साकिब साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। असल में हुआ ये कि मैं कुछ रिसेंटली एक सीनियर वकील हैं जो पीटीआई के लिए करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो ज़्यादातर केसेस साकिब सरदार लतीफ़ खोसा साहब क्यों कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप जितने भी अहम केसेस हैं जो उसमें सरदार साहब आ रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब आ रहे हैं। बिल्कुल, सरदार साहब की। और ये भी है कि जी इंसाफ लायर फोरम को एंगेज नहीं किया जा रहा, वकील प्राइवेट किए जा, ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और वकीलों में कंपटीशन है। वैसे और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने एक दफ़ा कोर्ट रूम में, आप भी मौजूद मेरे ख्याल थे, उन्होंने कहा कि ऐसा जो मौजूदा हालात हैं इसमें वकीलों को ज्यादा टिकट देने पड़ेंगे जी। ठीक है, तो ये कोई वकील जो है टिकट की तैयारी में है कि नहीं, मुझे जो इम्प्रेशन मिला था वो यही था कि ये जो टिकट का मसला बन रहा है ना, इससे बड़े इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एमपीए बनूं, एमएनए बनूं और सेनेटर, सबकी नजरें हैं। बिल्कुल, ये तो दो राय नहीं है। और मेरी नज़र में बिल्कुल ऑन मेरिट अगर बात की जाए, सारे वकील ही मोहतरम है हमारे लिए, हम किसी के वो नहीं करते, लेकिन ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर,
और सलमान अकरम राजा जो है वो टेरियान में आए थे। इन्होंने प्योरली केस कानूनी तौर पर कोर्ट्स के सामने लड़ा है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी प्रोफेशनल लॉयर्स हैं ये तो बाकी चीज़ें जो है वो ख्वाजा हारिस इसलिए अलग हुए क्योंकि वो 35 लोग आपके साथ खड़े हों और बार बार इंटरप्ट हो रहे हों, एक बोल रहा है दूसरा तीसरा चौथा। वैसे इमरान खान की ये जो सारे मरवत की आपस में लड़ाई होगी, ये जो पीटीआई के और इमरान खान के लीगल इश्यूज है, ये क्या इनको कौन देख रहा है? कोर कमेटी देख रही है? वैसे पहले हमने सुना था कि आमिर खान साहब जो है वो लीड है, मतलब टॉप पे वो, क्योंकि जब काजी भाई से चीफ जस्टिस बने तो हामिद खान की एंट्री हो गई, उनकी मुलाकात भी होगी और बज़ाहिर ये लगा कि इमरान खान समझते हैं कि हामिद खान, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल का जब रेफरेंस था उसमें बड़ा उनका रोल था, तो हामिद खान को ज़रा लीडिंग रोल दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में कोई लिवरेज हासिल की जाए। तो मुझे कोई नज़र नहीं आया आमिर खान वैसे कहीं पे नज़र नहीं आए, अभी तक नज़र नहीं आए। सुना हमने था कि जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ऐसा कोई सवाल है कि जिसका कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा कि इसमें कौन लीड कर रहा है टॉप पे। इसमें एक चीज़ है कि आमिर खान साहब भी इन चीज़ों से घबराते हैं जो पीटीआई में हो रहा है ना, कि वकील तैयारी करके एक आता है लेकिन उससे पहले आर्गुमेंट कोई और में यही हुआ। नहीं इसमें इस केस में भी हुआ है कि आर्गुमेंट करके कोई वकील आया और जो रोस्ट्रम पे खड़ा कोई और वकील बोल रहा है। देखिए पनामा में 2016 में जब ये केस लगा था तो हामिद खान साहब की क्लास शेख अजमत सईद ने ले ली। उन्होंने कहा जी ये जो एविडेंस दिए हैं आपने पनामा केस में शरीफ फैमिली के खिलाफ, इन अखबारों के तराशे इन पे तो पकौड़े बेचे जाते हैं और तो इतनी बैशिंग हुई हामिद खान की, अपने ही लोगों ने की। उन्होंने कहा जी मैं नहीं केस पे नईम बुखारी आप करें, तो फिर नईम बुखारी को एंगेज किया गया। खैर वो पहले से थे एंगेज, वो पहले कहते थे मैं स्टपनी अच्छा। तो फिर स्टपनी जो थे वो मेन केस उन्होंने किया। खैर वो पनामा केस तो आसिफ सईद खोसा साहब का क्रेडिट जाता है, उन्होंने असल बनता है। और फिर शरीफ फैमिली का जिन्होंने कतरी लेटर अगर वो ना दिखाते सुप्रीम कोर्ट में तो केस कोई नहीं बनना था। वो तो खुद कतरी लेटर जो है दे के और जजेस के सामने सारी चीजें, आप शरीफ फैमिली कहती है जी ये साजिश हो गई ये हो गई, किसने कहा था कि कतरी लेटर दें? असल तो वो मुजरिम है जिसने कहा कि कतरी लेटर जो है आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। अच्छा साहब मैं वाकया सुनाता हूँ, वो आप भी सुनाए ना जब बैठे हुए जो खान साहब ने कहा था मैंने दिया था, वो वाकया भी सुनाया। नहीं वो तो ये था और वो बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा वो जब कमीशन जब बात हुई 5 रुकनी बेंच अनवर सईद जमाली की सरबराही में शुरू में केस सुन रहा था पनामा का, तो उन्होंने कहा जी कमीशन बना देते हैं, दोनों साइड बताएं कि कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन। तो नईम बुखारी गए रोस्टम पे, तो उन्होंने कहा जी हमें कमीशन नहीं मंजूर, हम बाइकाट करेंगे। तो वहाँ उस वक्त जहांगीर तरीन और लोग जो पीटीआई के थे उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं कहा, किसने कहा है जहांगीर तरीन को? तो बाद में 1 मिनट बाद जो है वो इमरान खान है, उन्होंने कहा मैंने कहा था। तो ये इस वक्त जो सूरत सारे हक्का बक्का और जहांगीर तरीन साहब भी हक्का बक्का कि यार आपने बगैर पूछे ये कह दिया, इसकी इम्प्लीकेशन का भी नहीं आपको पता, और ये कह दिया कि नहीं कमीशन नहीं बनेगा, ये तो हमें फेवर कर रहा था। तो फिर खैर वो ठीक हो गया ना, वो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इधर से भी जो ब्लंडर हुई है लीगल टीम ने, शरीफ फैमिली ने, उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जिनकी बुनियाद पे आसिफ सईद खोसा तैयार बैठे थे। उन्होंने उसमें कहा कि ये तो सारा कुछ फेक है और फिर जीआईटी बना दी और वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर जो तो ये आगे बढ़ते हैं हम, पीटीआई की लीगल टीम के तो इश्यूज है ही हैं, ये रहने हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो फैज़ाबाद धरना जो केस है उसका तहरीरी ऑर्डर आया है, तो नासिर साहब उसमें बताएं कि अटॉर्नी जनरल से मंसूब एक बात की गई है और उसके असरात बड़े मतलब दूररस मुझे नज़र आते हैं, वो पहले बताएं कि वो है क्या और उस पर क्या आपको लगता है? अच्छा मुझे ना 2 चीज़ें थोड़ी सी स्ट्राइक हुई हैं। अब एक तो ये है कि उसमें अटॉर्नी जनरल साहब, ये मतलब ऑर्डर में ये लिखा है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा गया कि इस जजमेंट, ये जो धरना केस है इसका स्कोप जो है ना उसी जो टाइम पीरियड था उसी तक रखें, ठीक है, इससे आगे ना बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा ये मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई इस तरह की बात हुई थी, हो सकता हुआ मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। जी बिल्कुल, मैं भी उधर ही था। अच्छा दूसरी बात जो मेरे लिए स्ट्राइकिंग थी, मेरा ये ख्याल था कि ऑर्डर में ये लिखा जाएगा कि जो एग्रीमेंट हुआ था टीएलपी का वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, वो नहीं हुआ, वो भी ऑर्डर में नहीं है, जबकि अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ जब मैंने वो पढ़ा। सिंपल सा ऑर्डर है, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। इसमें जो बात उन्होंने लिख दी है उसी को हम ले लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेंच का कोई ज़हन ऐसा है कि नहीं ये उस इवेंट्स की हम बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि इसका असरात हर दौर में अलग अलग होते हैं, वो नहीं होने चाहिए?
या मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। हुकूमत चाह रही है कि TLP की ये जो फैज़ाबाद धरना का जजमेंट है इसको महदूद रखा जाए उस इंसिडेंट के साथ। TLP का जो मुजाहरा था और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, इसको फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट बना के या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ ना जाया जाए, जो मुझे ये समझ आई। अब इसमें मैं तो ये इंटरप्रिटेशन करूंगा क्योंकि वो जजमेंट बहुत से लोग कहते हैं, हम भी ये समझते हैं कि वो अभी भी रेलेवेंट जजमेंट है। अगर उसमें ये कहा जाए कि एजेंसीज अपनी डोमेन में रहें, किसी सियासी जमात को, एक जमात को सपोर्ट न की जाए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और कोई बंदा मुलविस है सियासत में उसके खिलाफ आर्मी चीफ कार्रवाई करे तो वो और पैमरा को एजेंसीज किसी उनके मामलात में इंटरफेयर ना करें, ये तो चीज़ें अभी भी रेलेवेंट थी। तो ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जी इसका सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है और इसको उस यानी जो TLP और जो उस वक्त वाक़यात हुए उस तक महदूद रखा जाए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत चाह रही है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उस वक्त जो अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो उसमें हम इंक्वायरी करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए इसको ना देखिए। बेसिकली ये जजमेंट फार रीचिंग इसका इम्पैक्ट है और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये भी डायरेक्शन है कि जो नफरत आमेज चीज़ों को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और आपको पता है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों में नफरत पैदा करते हैं। और फिर आपको याद होगा काजी फाजिल साहब ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी थी हियरिंग के दौरान, आप भी मौजूद थे, कि अगर इस चीज़ पे अमल हो जाता तो जड़ोंवाला का इंसिडेंट ना होता। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत इसकी फार रीचिंग इम्पैक्ट है। बिसाइड्स ये कि अगर आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें जिन्होंने इस पे रोल प्ले किया था या पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था या इंजीनियरिंग की थी, तो ये आइंदा के लिए इसका इम्पैक्ट है ना। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन जो रिक्वेस्ट है, ये उसको मेरे ख्याल में वो यही कहना चाह रहे हैं कि बस आप उससे आगे ना जाएं, उससे फुल स्टॉप है। तो अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है जो मैं वो भी नहीं देखा है कि वो कह रहे हैं कि रिव्यू सुना जा रहा है, इसमें नासिर साहब मेरे सीनियर हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, कि रिटन ऑर्डर में है कि कोई नया फैक्ट्स एक जजमेंट आ चुका है, रिव्यू स्टेज है, मेजॉरिटी रिव्यू इंटरटेन रिव्यू को नहीं करना चाह रही, वो प्रेस ही नहीं करना चाह रही। कहा जा रहा है कि कोई नया फैक्ट्स अगर किसी के सामने है तो वो एफिडेविट या रिटन सबमिशन जो है वो जमा कराए। इसका क्या मतलब है कि क्या केस दोबारा खुलेगा? मेरी समझ में बात आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जो विक्टिम लोग हैं उसमें नून लीग भी है विक्टिम, क्योंकि उन सब कुछ तो उन्हीं के खिलाफ हो रहा था ना। तो अगर कोई बात कहना, वो भी पेमरा भी जो कोई बात कहना चाहे, कोई नए फैक्ट्स लाना चाहे तो ला सकते हैं। तो बात वही है कि रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होता है। तो अब देखें आप कोर्ट को इसको किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन में अगर जाना, देखें ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है ना। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में वो देखेगी। ये तो इंक्वायरी अगर कहा गया रेलेवेंट क्वार्टर्स को और डिपार्टमेंट को जो नीचे डायरेक्शन है उन तक उनका वेट किया जाए, बजाय इसके कि खुद ही एफिडेविट लेके और फैसले कर दें, तो मेरा ख्याल है कोई इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। रिटर्न आर्डर से कुछ शकूक शबहात ने जन्म लिया है। कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे समझ नहीं आ रही कि किस तरफ अदालत जाना चाह रही है। कुछ पॉइंट भी रखे गए हैं, सिंपल था कि जी रिव्यू जिन्होंने प्रेस नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी विड्रॉ करते हैं, फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन का एक बेंच बने और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करे। ये जो इसको किया गया कि नए फैक्ट्स भी कोई देना चाहता है, और जो फैक्ट्स बहुत से लोग कह रहे हैं, वैसे ये ना सब कौन है जो कह रहे थे कि जी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जी बाहर जो बातें करते हैं कि जी हमें सुना नहीं गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया, ये किसकी तरफ इशारा है? देखिए ये मेरा ख्याल है ना, वो हुआ ये था कि फॉर्मर जो पेमरा चेयरमैन थे उन्होंने उससे 1-2 दिन पहले कुछ यूट्यूब में आके बहुत सारी बातें की थी और ये कहा था कि हमने चैनल को बंद किया था, लेकिन हमें कहा कि अगर उसको बंद करते तो सबको बंद करो, इस तरह की बहुत सारी बातें की थी उन्होंने। तो चीफ जस्टिस साहब ने यही ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर आपने कहना है तो रिटर्न सबमिट दें, ये बाहर बातें ना करें। और ये टेलीविज़न में बैठ के और इधर उधर बैठ के जो ये लोग आप लोग बातें करते हैं और लेकिन कोर्ट में आप नहीं आते, उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस को तबाह ना करें, आप रिटर्न चीज़ दें अगर आपको कोई ग्रीवेंस है ताकि हम उसको सुने। लेकिन चीफ साहब ने एक बात और भी की थी कि हम इस जो एप्लीकेशंस है ना, जो रिक्वेस्ट हैं कि हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है। मलिक साहब, एक चीज़ उस दिन जस्टिस अजहर साहब ने पूछा था, बल्कि अटॉर्नी जनरल जो है उनसे मुखातब करके कहा कि कल उन्होंने कोई तस्वीर देखी है किसी जर्नलिस्ट की, उनको अरेस्ट किया जा रहा है या इस तरह की बात, वो उन्होंने रिमार्क्स तो दिए, ऑब्जर्वेशन दी अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके, वो मामला फिर आगे बढ़ नहीं सका।
तो वो पता नहीं चला, कोई आपके सोर्स क्या बताते हैं? देखिए, किस जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे? सोर्स नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि खबर अखबार में तस्वीर इमरान रियाज की थी। ओके, इमरान रियाज का इशारा कर रहे थे जसरत मिनल्ला कि जी उनकी तस्वीर और ये जिस तरह हरासमेंट चल रही है और ये वो, खैर उस पर चीफ जस्टिस साहब नहीं गए। मौजूदा हालात में की तरफ जो इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं सिविल लिबर्टीज़ की, उस तरफ उन्होंने जस्टिस काजी फैसल ने कोई अभी तक इशारा नहीं किया। पूरी फैजाबाद धरना केस की उस प्रोसीडिंग में कहीं पे भी मौजूदा सिनेरियो पे कोई बात, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स नहीं आए? जड़ावाला का जिक्र नहीं, इसके अलावा जड़ावाला का जिक्र हुआ, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं। एक दो चीज़ें थी कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई जो है वो कॉस्मेटिक लॉ नहीं है तो क्या किया आपने। अब उसमें ये बात भी हो रही है 9 मई के बाद पीटीआई पे भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जो कुछ किया है, एक इल्ज़ाम लग रहा है पीटीआई पे कि जी ये एक चार्ज बनाया जाएगा कि इन्होंने मुल्की सालमियत को ख़तरे में डाला, साइफर का केस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला, इन पे एक रेफरेंस जाना चाहिए, इनको बैन करने का एक व्यू है लोगों में। जब ये हुकूमत पीडीएम थी उस वक्त भी ये एक बात होती थी, लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी बैन करने में। अब अगर ये हो, लेकिन एक जब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी उसका स्कोप लिमिटेड रखा जाए, तो फिर तो पीटीआई तो बाद में 9 मई का वाक़या है, तो फिर तो पीटीआई को फायदा है, पीटीआई को भी कोई उससे। अच्छा, वो जो जर्नलिस्ट की बात, इमरान रियाज 4.5 माह बाद जो है वापस आए और उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी आ भी रही हैं, तो अरशद शरीफ का केस भी अभी अक्टूबर भी आ गया, मेरा 22-23 का ये वाक़या था, 22-23 अक्टूबर का, उसके बाद सो मोटो हुआ और ये वो। सुप्रीम कोर्ट की मेरी नज़र में तो डेवलपमेंट ज़ीरो है। अब क्या आपको लगता है, अभी जस्टिस काजी फाइसा अरशद शरीफ केस को भी इमरान रियाज के लिए अरशद शरीफ केस को उठाए नहीं, उसमें डेवलपमेंट्स होनी थी ना कि वो जो टीम ने जाना था बाहर किनिया, अब मुझे नहीं मालूम कि वो वापस आई है या गई है या क्या हुआ है, या उनको वो जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो कोई कंक्रीट चीज़ सामने आएगी तो सुप्रीम कोर्ट केस सुनेगी ना। अभी तक तो देखें वो केस भी खत्म हो गया है, कोई इवन विटनेस भी सामने नहीं आ रहा है। केस तो आर्जी तौर पे बंद कर दिया जी, विटनेस जब आएंगे तो फिर खुल सकता है। तो अब इस साइड पे जो सुप्रीम कोर्ट में, या तो ये सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दे। देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैसला को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ओहदा संभाले, उन्होंने ज़्यादा फोकस इंटरनल किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, फुल कोर्ट बिठाया, इंटरनल जो चीज़ें बेहतर की, फाइलिंग पे बाकायदा जो है मैसेज आ जाता है कि जी आपका पिटीशन फाइल हो गई है, अब इस नंबर पे आप अपने इसको परस्यू कर सकते हैं। माजी में इस तरह नहीं होता था। एडजमेंट की दरख्वास्तें वकील देते थे, एडजमेंट वो आके छुट्टियां गुजार के आ जाते थे, तो बंदयाल साहब उस वक्त जो है वो उनको पास कि हाँ जी आपके एडजमेंट मंजूर है। तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने इंटरनली बड़ी की, लाइव स्ट्रीमिंग। जो जहाँ तक बाहर की बातें जी, इलेक्शन का मामला, 90 दिन के इंतखाबात अंदर होने हैं, वो मामला, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, सिविल लिबर्टीज के जो मुल्क में हालात हैं, 4-5 सियासतदानों पे ये बात हो रही है कि वो इन्फोर्स डिसअपीयर है, मतलब शेख रशीद है, उसके उस्मान डार है, ठीक है, सहाफ़ियों के हवाले से बात होती है, कुछ सहाफ़ियों को भी खदशात हैं और उनके हवाले से कि जी हमें अभी भी दबाओ। उस हवाले से अभी तक काजी फाइज साहब बिल्कुल उनके रिस्ट्रेन है। वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इस पे फैसला कल जब होगा, फुल कोर्ट बैठेगा 1-2 दिन में, तो वो इस तरफ आएंगे। और भी अभी इंटरनल उनके बड़े चैलेंजेस हैं, कुछ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी उन्होंने देखना है ना कि सो मोटो लेंगे, क्योंकि अगर तो सो मोटो लेंगे तो शायद ये इशू वो शायद हाईलाइट हो जाए, ठीक है, वरना अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की तो ये प्रैक्टिस है कि अगर पिटीशन कोई आएगी तो वो टेकअप होगी। लेकिन साकिब एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि मुक़्तदर हलकों को भी देखना होगा कि जस्टिस काजी फाइज साहब पे फिर दबाव पड़ेगा। उनकी जो सपोर्ट जिन लोगों ने की है वो चाह रहे हैं मुल्क में सिविल लिबर्टीज़ का ख्याल रखा जाए और सिविलियन सुप्रीमेसी हो। जब इस तरह की चीज़ें होंगी, और जिस तरह हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा सख्त ट्वीट किया कि आप इंटरनल मामला में फंसे हुए हैं, इमरान रियाज का मामला, वो आपने ट्वीट देखा होगा। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा और लोग भी अब बात कर रहे हैं, तो ये चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए फिर ये होगा कि वो फिर नोटिस लेंगे। तो यही इदारों को चाहिए कि वो इन चीज़ों को, चाहे वो ख़वातीन की बेल का मैटर है, चाहे और मामला है। अब मुझे बताएं, सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसिल ने, और उसमें के साथ कुछ प्राइवेट वकील भी थे, कोई इंडिविजुअल भी थे, उन्होंने चैलेंज किया कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल, ये 3 चीज़ें चैलेंज की।
कुछ उनको खून भी आए, ये बातें भी हुई। फिर ये हुआ कि एक जो सिंध बार कौंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेन है, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हम केस विड्रा करें। अच्छा, अभी पिटीशन का नंबर नहीं लगा विड्रा। वहाँ इंटरनल जो है कुछ जो है वकील वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं हम विड्रा नहीं करेंगे, और सलाउद्दीन उनके वकील है। अब इस तरह की चीज़ें होंगी, और जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो जब उन पे भी ये बात होगी कि ये वकील जो हैं इनको विड्रॉल क्यों हो रही है, आधे वकील विड्रा कर रहे हैं पिटीशन, आधे खड़े हुए हैं, वजह क्या है, स्टेटमेंट क्या वजह है, किसने नैब का जो है वो टीम गई है और कौन से रिप्रेजेंटेटिव वापस हो गए। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है, इदारों के लिए भी बेहतर नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए भी दिन ब दिन अब लोग बातें, आखिरी हफ्ता है ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा, इसके बाद मेरा ख्याल है कि लोग इसके बाद जो है सवाल उठाने शुरू हो जाएंगे। तो ये अब कोई मिडल वे निकालना पड़ेगा हर चीज़ का, ऐसे नहीं हो सकता कि ये चीज़ बनियाल साहब का, देखिए बनियाल साहब का और मामला था, उन्होंने जज भी मर्जी से कराया, एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सपोर्ट ली, और भी मामला थे, इनका मामला कुछ और है। अगर ये जो है इस तरह रहेंगे तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। अगर मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मिडल वे लेके एस्टैब्लिशमेंट को जिन चीज़ों में जो सिविल लिबर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, या जो लोग मिसिंग हैं, जो सियासी लीडर हैं, चाहे ख़वातीन की बेल का मैटर है, ये सिविलियन का ट्रायल है, हसान न्याजी का मामला है, इनमें कोई ना कोई हल निकालना होगा, या अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन करे। जिसने जितना जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से। अच्छा, इसमें करने के वाले से एक आखिरी बात करने जा रहा था, वो ये कि इसमें इंटरेस्टिंग जो है ना, पीटीआई की भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट है, और उसका मतलब है कि वो ये मानते हैं कि ये जजमेंट जो है वो इन द फील्ड है, और आपको पता है वो क्यों आए थे कि इनके बारे में कुछ 2014 के धरने के वाले से ऑब्जर्वेशंस थी, तो उन्होंने और अपील क्यों, रिव्यू रिव्यू फाइल ये की थी कि आप वो एक्सपेंज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब वो उससे उससे कहेंगे ठीक है, मतलब कहने का असल में 2019 में जो 1 पेज था उस वक्त उनकी सोच और थी, और 2023 में जो पेज की हालत है वो सोच उनकी बदल गई है। उस पेज की हालत जजमेंट जो है ना इंप्लीमेंट होती तो उनको भी फेवर करेगी, ये हालात है आपको इसीलिए। अच्छा, एक अभी चीज मेरे ज़हन में आई, चौधरी परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्तें हैं वो आई हुई है, उसकी जो मेरे वाइफ है सुप्रीम कोर्ट में, शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और सरदार तारिक साहब है उनके बेंच में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला, इसलिए चौधरी परवेज इलाही की वजह से नहीं, ओवरऑल में बात करने लगा हूँ। ये मामला शहरयार अफरीदी का भी नीचे आया था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार कंटेम्प्ट चला रहे हैं, उसका और चौधरी परवेज इलाही का सेम मैटर है। उसमें भी 8-10 दफ़ा अदालतों ने रिहा किया, गिरफ्तारी MPO ये वो, इसमें भी यही है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ कहें या जो भी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ हो गया है। तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या इसमें हाई कोर्ट ने क्या मतलब हम चौधरी परवेज इलाही की बात नहीं, जो उसने जुर्म किया तो वो पॉइंट बड़ा वैलिड है ना, वो ये है कि आप बगैर देखिए इधर वो बेल उनको मिलती है, उधर से फिर दोबारा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर एक ऐसे केस में अरेस्ट किया जाता है जिसका कोई ना सर होता है ना कोई पैर होता है, तो हाई कोर्ट ने इससे मना किया था। बिल्कुल, तो ये एक वैलिड लॉ है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो ये मेरा ख्याल फिक्स हो गया शायद, फिक्स हो गया। आपको क्या लगता है ये बेंच जो बेंच तो सुप्रीम कोर्ट में अब वो सूरत हाल नहीं है जो माजी में रहा है। एक चीज मेरा ख्याल है कि जो मेरिट पे होगा वो डिसाइड होगा, अदरवाइज मेरा ख्याल में हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड रखा जाएगा, मेरा ये ख्याल है। देखिए ये बिल्कुल, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनको फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। अब देखिए ये वन ऑफ द चैलेंज है। ये सुप्रीम कोर्ट में वही मैं कह रहा हूँ कि ये हफ्ता है, अगले हफ्ते में चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि क्या सूरत हाल है। जो ये बातें हो रही हैं, कोई प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं कि कोई कि जी खामोशी है और क्यों है, तो इसी वजह से मैं यही है कि इससे पहले चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि जो आवाज़ें उठ रही हैं, बिल्कुल जो चीज़ें कानून और आइन के प्रिव्यू में नहीं और उनको डिफेंड करना मुश्किल है, तो उसमें कोई ना कोई हल निकालें। ये अनएंडिंग नहीं हो सकता, मामलात ख़राब होंगे। सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा जो है बार की तरफ से दबाव आएगा, और गो कि अभी इस वक्त जो है बार बड़ी फंसी हुई है इलेक्शन में और ये वो, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक काजी फाइसा बड़ा ठीक जा रहे हैं
और उनको टाइम दिया जाए, और इसी वजह से गालिबन 3 हफ्ते से वो उनको कोई इतनी बड़ी कोई तनकीद नहीं हो रही। इवन सब जो है वो उनकी नजरें हैं, उन पे तनकीद नहीं हो रही। आखिरी सवाल 1 2 3 आप क्या समझते हैं कि 3 कौन से काम है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ज़रूरी होंगे कि वो जब जाएं तो उनको अच्छे तरीके से याद रखा जाए? देखिए, पेंडेंसी तो सबसे नंबर 1 है ना, पेंडेंसी तो उन्हें खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सारी खत्म कर दें, लेकिन कंसिडरेबल लेवल तक नीचे लेके जाएं, और जिसके लिए वो कोशिश कर भी रहे हैं। आम लोगों का जो केसेस है सुने और वो खत्म करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रिवोलस केसेस हैं, वो हो जाएंगे खत्म। ठीक है। नंबर 1 तो सबसे बड़ा टेस्ट तो फिर वही बात है जो हम पहले भी कह चुके हैं, इलेक्शन मैटर। ठीक है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 90 दिन में होने हैं इलेक्शन। अब इस पर क्या होगा, ये सबसे बड़ा टेस्ट है, इम्तहान है। अगर ये वो उनका डिसीजन आता है तो ये उनको सारी जिंदगी लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो दूसरा, मिसिंग पर्सनस के केसेस को लेना चाहिए, ये बहुत अरसे से नहीं लगे। और तीसरा, इंटरमेंट सेंटर का एक केस था जो बहुत अरसे से नहीं लगा, वो भी एक इशू है। इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस हैं उनको वन फॉर ऑल डिसाइड करना है, जिनको मतलब कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कम से कम वो तो मेरा ख्याल हो जाएंगे। मुशर्रफ केस है, और मुशर्रफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, मेरा ख्याल है ये सारे बता दिए नासिर साहब ने। एक ही मामला है जो इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, जो चीज़ें हो रही हैं। चाहे माजी में जस्टिस काजी फाइज ने भी जब PTI के दौर में जो होता रहा सहाफ़ियों के साथ, सियासतदानों के साथ और भी, तो वो इस चीज़ को इंडोर्स करते थे और उनको भी इसी वजह से कार्नर किया गया। तो अब यही की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI ने इनका जो सोच है, जो मिजाज है, उनको भी तब्दीली लानी पड़ेगी। जो देखें आप, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत किया जाता है, ना कि अपनी अना की वजह से। अब ये सिर्फ इमरान खान कि जी मैं वज़ीर आज़म से फारिग हो गया, ना मैं असम्बली चलने दूंगा, ना मैं प्रोविंशियल असम्बली से भी, पंजाब में हुकूमत चल रही थी, KP में हुकूमत चल रही थी, गिलगित बल्तिस्तान में चल रही थी। तो ये जो तरीक़ाकार है इसमें भी तब्दीली, और सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है जब आप, और दूसरा ये है कि चाहे जो सियासी लोग हैं उनसे बात करनी होगी और एरोगेंस ख़त्म करनी होगी, और जो खदशात हैं एस्टैब्लिशमेंट के PTI के हवाले से या इमरान खान, उनको भी दूर करना होगा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक है और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई, एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है और उनमें जान भी है, और कि इंटरनेशनल साइड पर जो हम इमरान खान ने किया है, तो देखें ना इस वक्त PTI की सपोर्ट में कौन सी मुल्क खड़ा है, कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई राइट या रिजर्वेशन नहीं है। क्या वजह, क्या वजह है कि इमरान खान आउट ऑफ माइंड, सीधी सी बात, कुछ भी नहीं है। और ये इनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और चीज़ें ताकि मुल्क में बेहतरी तभी होगी कि सारे बैलेंस होकर चलेंगे, न कि एक्सट्रीम पोजीशन। यकीनन इमरान खान साहब जो है वो आजकल ज़ाहिर सी बात है जेल में हैं, तन्हाई में हैं, बहुत कुछ पढ़ भी रही हैं, तारीख भी पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस भी पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं पहले ही मैंने बड़ा पढ़ा हुआ है, सीखेंगे, और वो मतलब टाइम है उनका। यकीनी तौर पर जब वो बाहर आएंगे तो हो सकता है उनके अपने अंदर जो है वो तब्दीली जो है हमारे सामने आए। तो नाज़रीन, आज के जुमा 8 दिन से हमें दीजिए इजाज़त। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।